हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, और बैंकिंग के चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं दो पार्ट्स के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं तो बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है क्या, कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और वो बातें क्या हैं सर? सबसे पहले बात करेंगे दैट व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक, अ कमर्शियल बैंक क्या होता है। दूसरी बात करेंगे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा मनी किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में जानना है हम लोगों ने, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर यह है कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं और कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों ने समझना मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट करने वाले हैं, राइट। और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है। आप सब लोगों को पता है कि अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उस सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि आप लोगों को पता है आरबीआई भी बोला जाता है। आरबीआई के बारे में जानेंगे और आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आप सब लोगों को पता है कि आरबीआई बेसिकली क्या करता है, राइट, मॉनेटरी पॉलिसीज को इशू करता है। क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग क्या है समझने वाले हैं। और उसके बाद बात करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई किस तरह से मनी कंट्रोल करता है या फिर किस तरह से मनी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग आज की इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली दैट व्हाट आर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स होते क्या है। तो सर अगर मैं कमर्शियल बैंक्स की बात करूं तो जनरली समझिएगा कि आप लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं और जनरली आप दो सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं और दूसरा आप बात करते हैं फर्म्स के बारे में। हाउस होल्ड सेक्टर्स के पास बेसिकली क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता है सेविंग्स, राइट। तो ये इन सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करता है। यानी कि अगर मैं आपके कमर्शियल बैंक्स की बात करूं तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली हाउस होल्ड के बीच में और फर्म्स के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और कमर्शियल बैंक्स क्या करता है, बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। और वो फाइनेंशियल सर्विसेज किसे दी जाती है? वो फाइनेंशियल सर्विसेज या तो हाउस होल्ड्स को दी जाती है या तो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है फर्म्स को। अगर मैं हाउस होल्ड्स की बात करूं तो हाउस होल्ड्स बेसिकली क्या करता है, अपनी सेविंग्स को देता है किसे, सेंट्रल बैंक्स के पास सेविंग्स को रखता है, राइट। और इस सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किया जाता है। तो ये समझते हैं कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या है। अगर मैं कमर्शियल बैंक्स की बात करता हूं तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को किससे, लोगों से, और गिव करते हैं या फिर देते हैं उन्हें लोन के फॉर्म में, राइट। किसके लिए? या तो कंजम्पशंस के पर्सपेक्टिव के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के लिए। और अगर मैं कंजम्पशंस की बात करूं तो कंजम्पशंस के लिए जनरली इसको लिया जाएगा किसके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा। और वहीं पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसे लिया जाएगा किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा। तो अगर आप लोग सिंपल से सेंस में समझने की कोशिश करें दैट व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, एक इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, तो आप सब लोगों को पता है कि कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड्स के द्वारा सेविंग्स कमाई जा रही है उस सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं, राइट। यानी कि हाउस होल्ड से सेविंग्स को लेकर दिया जाता है किसे, आपकी फर्म्स के पास, और फर्म्स फिर इसको यूज करती है क्या करने के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आल्सो फ्रॉम वेरियस अदर फंक्शंस सच एज क्रेडिट क्रिएशन, इनके द्वारा क्रेडिट क्रिएशन भी किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी किया जाता है, एजेंसी का रोल भी क्रिएट करते हैं ये, या फिर एजेंसी का रोल भी ये प्ले करते हैं, और कुछ जनरल सर्विसेज है और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जनरली दी जाती हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूं किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूं, और कंपनीज एक्ट के अंदर भी कौन सा, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के बारे में बात करता हूं,
तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बताई गई कि कॉमर्शियल बैंक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बैंकिंग कंपनी जनरली वो कंपनी होगी जो कि ट्रांजैक्ट करेगी बिजनेस को, राइट, किसका, बैंकिंग के बिजनेस को जो करने वाली है उसको बोला जाएगा बैंकिंग कंपनी। यानी कि अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो आप लोग एक चीज समझेंगे कि सर बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक की डेफिनेशन बताई गई है। तो बैंक्स कौन होते हैं? तो बैंकिंग कंपनी जनरली एक वो ऐसी कंपनी है जो जनरली ट्रांजैक्ट करती है क्या, अपने बिजनेस को, राइट। और बिजनेस क्या किया जाता है उनके द्वारा, बैंकिंग का बिजनेस किया जाता है। और बैंकिंग के बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर होने वाली है एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट, राइट। एक्सेप्टिंग की जाती है फॉर द पर्पस, राइट, ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इनका बेसिक काम क्या है? एक्सेप्ट करना। किसको एक्सेप्ट करना? फंड्स को एक्सेप्ट करना। किससे एक्सेप्ट किया जाता है? जनरली हाउस होल्ड से एक्सेप्ट किया जाता है। किस पर्पस के लिए किया जाता है? लैंडिंग के पर्पस के लिए जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से किया जाता है। और डिपॉजिट किया जाता है मनी को, किससे? पब्लिक से। और उसको रिपे किया जाता है कब? डिमांड पर और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय द चेक्स, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, राइट। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंक्स क्या हुए, सिंपल सी भाषा में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जाए तो कमर्शियल बैंक क्या है? तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, राइट। और बैंकिंग की एक्टिविटीज के अंदर जनरली क्या आता है? मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड आता है कि किस तरह से पैसे को मोबिलाइज किया जाए, सेविंग्स को जो हाउस होल्ड्स के पास है उसको मोबिलाइज किया जाए और दिया जाए किसे? आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर आपके, राइट, फर्म्स को, ताकि फर्म्स इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट करके, राइट, ज्यादा ग्रो कर सके। तो उस पर्सपेक्टिव के लिए बैंक्स के द्वारा क्या किया जाता है? पैसा दिया जाता है। और पैसा देने के साथ साथ, पैसा लेने के साथ साथ इसको पे भी करना पड़ता है। और ये रिपेबल कब होता है? डिमांड पर होता है, ऑन डिमांड होता है। यानी कि कस्टमर जो है कभी भी इसकी डिमांड कर सकता है। कस्टमर कैन एक्सेप्ट देयर मनी, राइट, एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। और किसके फॉर्म में ले सकते हैं? वो चेक्स के फॉर्म में, ड्राफ्ट के फॉर्म में या फिर ऑर्डर के फॉर्म में लिया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इफ इट डज नॉट परफॉर्म द टू प्राइमरी फंक्शंस। तो यानी कि यहां से आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन के अंदर अगर किसी भी बैंक्स को कमर्शियल बैंक मानना है तो उसके द्वारा दो एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। और वो दो एक्टिविटीज जरूर परफॉर्म होनी चाहिए। सबसे पहली बात की जाए एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स, और सेकंड यहां पर है मेकिंग एडवांसेस और ऑफरिंग लोन। लोन देना और चेक्स को एक्सेप्ट करना, राइट, ये बेसिक फंक्शन है हर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। और जो भी इस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे, या फिर जो भी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करता है उसको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता है। वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो बैंक नहीं है। LIC क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, लेकिन इसको बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये ऑफर नहीं करती है लोन, बट डज नॉट, ये ऑफर करती है लोन लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करती चेकेबल डिपॉजिट्स को। किससे? लोगों से। वहीं पर अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करता हूं तो पोस्ट ऑफिस भी बैंक्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रखे जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक्सेप्ट तो करते हैं डिपॉजिट लोगों से लेकिन ये लोन ऑफर नहीं करते हैं। तो हमने यहां पर दो चीजें समझी, और सबसे पहली चीज हम लोगों ने यहां पर जानी कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग की कैटेगरी के अंदर आना है तो उसके द्वारा दो प्राइमरी फंक्शंस का परफॉर्म करना या फिर दो प्राइमरी फंक्शंस को कंसीडर करना जरूरी है। और वो दो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि सबसे पहले डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन देना। दूसरी चीज हम लोगों ने ये जानी कि हर एक इंस्टीट्यूट, राइट, हर एक इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर एलिजिबल नहीं है या फिर हर एक इंस्टीट्यूट बैंकिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता है अगर वो इस दो तरह की कैटेगरीज को नहीं रखता है। तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज और जानी कि किसी को भी अगर कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी के अंदर अगर हम लोगों ने रखना है तो उसके लिए ये दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करना जरूरी है। यानी कि दीज आर द बेसिक टू प्राइमरी फंक्शंस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहला चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन देना, राइट, ऑफर करना लोन या फिर एडवांसेस। ये दो इंपॉर्टेंट काम है। अगली बात अगर हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनी क्रिएशन किस तरह से जनरली कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जनरेट किया जाता है या फिर क्रिएट किया जाता है। मनी क्रिएशन की प्रोसेस जो है वो जनरली किस तरह से चलती है, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स मनी सप्लाई का अगर कोई है तो वो आप लोगों के कॉमर्शियल बैंक्स है। कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा मनी को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली सप्लाई मनी, इनके द्वारा मनी को क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। दे सप्लाई द मनी, राइट। कहां पर, इन द इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द करेंसी, दैट इज दे डू नॉट इशू नोट्स और कॉइन। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात कि मनी क्रिएशन करना इनका काम है, यानी कि मनी सप्लाई करना या फिर मनी को क्रिएट करना इनका काम है एक इकोनॉमी के अंदर। किसका, कॉमर्शियल बैंक्स का। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा करेंसीज को इशू नहीं किया जाता है, ना ही ये नोट्स इशू नोट्स बना सकते हैं, ना ही ये कॉइन्स जो है इसको बना सकते हैं या फिर इनके द्वारा इसको इशू किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए जो इशूइंग अथॉरिटी है वो किसके पास है, आपकी आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आरबीआई के पास सोलो राइट है करेंसीज को प्रिंट करने का, और करेंसीज को या फिर नोट्स को प्रिंट करने का जो राइट है वो किसके पास है, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी, ये सप्लायर तो है मनी के, एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, राइट। दे बेसिकली सप्लाई द मनी, क्योंकि ये पैसा क्रिएट करते हैं कैसे, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। आगे अगर मैं बात करता हूं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। आप लोग एक चीज समझिएगा कि जब मैं मनी क्रिएशन की बात करूंगा तो कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा मनी क्रिएशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना पैसा एक हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा मनी जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं मनी क्रिएशन की बात करता हूं कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो यहां पर क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो बैंक है वो रिसीव करते हैं कैश को, राइट। कैश डिपॉजिट को रिसीव करते हैं किससे, लोगों से, और इसको बोला जाता है क्या बेटा, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोला जाता है इसे, प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है। और उसके बाद क्या करता है, बैंक उस पैसे को लेंड करता है मैनी टाइम्स, राइट। यानी कि अगर 1000 रुपए अगर कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा लिए जा रहे हैं हाउस होल्ड से या फिर लोगों से, तो उसको आगे दिया जाएगा कई बार मोर देन देयर कैश रिजर्व्स, यानी कि जितना उनके पास कैश, कितना उनके पास 1000 रुपए है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया जाता है। और मनी क्रिएशन इससे कई गुना ज्यादा होने वाला है, और उसकी प्रोसेस भी हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो यहां पर आगे क्या कहता है, मनी इज लेंट बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। दे क्रिएट एंट्रीज, राइट, आर नोन एज ए सेकेंडरी डिपॉजिट। और वो जो एंट्रीज क्रिएट करेंगे, यानी कि बुक्स में पैसा जो है सर्कुलेट होगा। एग्जांपल के तौर पर आएगा 1000 रुपए, लेकिन बुक्स में उसकी क्रिएशन जो है वो मल्टीपल टाइम होगी, या फिर मल्टीपल टाइम उसकी क्रिएशन जो है वो जनरेट की जाएगी। द बोरोवर कैन इश्यूज चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन द अकाउंट। द चेकेबल, आगे क्या कहता है, द चेक्स सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज द मनी। और जो चेक्स जो होते हैं वो चेक्स के फॉर्म में लिया जाता है, क्रेडिट के फॉर्म में लोन के तौर पर दिखाए जाते हैं, और चेक्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से मनी जो है वो क्रिएट होता है। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट मिलकर बनाते हैं आपका डिमांड डिपॉजिट, जो कि हेल्ड किया जाता है लोगों के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर। सिक्स्थ बात करता हूं, टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। This is because the commercial bank know by the way of historical experiences that all the depositor would not show up in the banks to withdraw all their deposit by the way of cash। यहां पर यह बोला जाता है कि जी सर मनी क्रिएशन जो है वो कई गुना ज्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इनको पता है जो ड्यू पार्लेंस है या फिर जो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर चलता है, तो इनको पता होता है कि कितना पैसा जो है लोगों के द्वारा एक टाइम पर विड्रॉ किया जा सकता है। सारे के सारे लोग पैसे को विड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाले हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, उस पैसे को आगे सर्कुलेट कर दिया जाता है। आगे ये कहता है, इफ एक्सपीरियंस शोज दैट द विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, द बैंक नीड टू कीप 10% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। अगर इन्हें लगता है कि जनरल पार्लेंस के अंदर ऐसा होता है कि 10% जितना भी डिपॉजिट है उतना विड्रॉ करने के लिए लोग आ सकते हैं, वो 10% अपने पास कैश रिजर्व्स के फॉर्म में रखने वाले हैं और बाकी सारा पैसा वो लेंड करने वाले हैं, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। अगला पॉइंट, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल सर्व्स एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई क्रिएट होगी और मनी सप्लाई क्रिएशन की बात होगी। जस्ट लाइक द कैश हेल्ड बाय द पीपल,
आगे क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड द बैंक मनी, राइट। जो डिमांड डिपॉजिट है, जो एक मनी सप्लाई के तौर पर काम करने वाला है, उसको बैंक मनी बोला जाता है। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक, और ये वो पैसा है जिसको बेसिकली बैंक्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, बिकॉज इसको सर्कुलेट किया जाता है सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर्स ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, यानी कि चेकेबल डिपॉजिट्स के फॉर्म में इसको इशू किया जाता है, राइट। ये समझने की जरूरत है आप लोगों को, राइट। Now let us try to understand this with the help of an example. There is a single banking system in the economy and initially the bank received the deposit of rupees 1000. यानी कि आप लोग इसको ऐसे समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी के अंदर एक ही कॉमर्शियल बैंक है, और उस कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, राइट, या फिर उस कॉमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 रुपए डिपॉजिट होते हैं इनिशियली। तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इसका 10% जो है वो उन्हें अपने पास कैश रिजर्व्स के फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए अपने पास रखना पड़ेगा। एंड इट डज नॉट चेंज, और ये चेंज नहीं होता है। दिस रिफ्लेक्ट कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एज ए परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो उनके पास पैसा डिपॉजिटेड है, उस पैसे का कितना पैसा उनको अपने पास रखना पड़ेगा, या फिर कितना पैसा अपने पास डिपॉजिट के तौर पर रखना पड़ेगा, ताकि अगर कभी लोगों के द्वारा उसको मांग लिया जाए तो वो उसको कैसे पे करने वाले हैं, उसके बारे में बात यहां पर की जाती है। नाउ लेट अस ट्राई टू नो दैट हाउ द मनी इज बेसिकली क्रिएटेड। अब कमर्शियल बैंक मनी किस तरह से क्रिएट करेगा, राइट। सबसे पहले यहां पर हमारे पास डिपॉजिट्स आ गए, यहां पर हमारे पास लोन्स आ गए, यहां पर हमारे पास कैश रिजर्व्स आ गए, जिसे लिक्विडिटी रेशियो भी बोला जाता है। इनिशियली हमारे पास कितना पैसा था? 1000 रुपए था, राइट। तो लोन्स देने के लिए हमारे पास पैसा कितना बचा बच्चे? 900 रुपए बचा। और कैश रिजर्व्स के फॉर्म में अपने पास कितना पैसा रखा? 100 रुपए रखा। क्यों? क्योंकि 1000 का सिर्फ और सिर्फ 10% ही रखा जाएगा, क्योंकि बैंक्स को पता है कि 10% तक लोग जो है वो पैसा कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब सेकेंड राउंड के अंदर क्या होगा? ये जो लोन था, इस लोन का, राइट, ये लोन यहां पर आ जाएगा डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और उसका 10% जो फिर रखा जाएगा, राइट, और 810 रुपए जो है वो फिर लोन के तौर पर दे दिया जाएगा। और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। और टोटल मनी क्रिएशन जो है वो यहां पर कितने का होगा? 10,000 का होगा, जिसमें से लोन्स जो है वो 9,000 के होंगे, और जो कैश रिजर्व होगा वो 1000 रुपए का होगा। अब ये निकाला कैसे जाता है? अब ध्यान से समझना। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। और अगर मैं मनी मल्टीप्लायर की बात करूं तो मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, और LRR कितना है हमारा? राइट, 10% है, तो यानी कि 0.1, यानी कि 10 गुना। 10 गुना पैसा जो है वो जनरली क्या होने वाला है? क्रिएट होने वाला है। और 1000 का अगर मैं 10 गुना करता हूं तो 1000 का 10 गुना हो जाएगा बेटा 10,000, इसलिए 10,000 रुपए जो है वो यहां पर क्रिएट होने वाले हैं, राइट। अब यहां पर देखिएगा, अगर मुझे टोटल मनी क्रिएशन की बात करनी है तो टोटल मनी क्रिएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी जो इनिशियल डिपॉजिट है, उस इनिशियल डिपॉजिट को मेरे पास जो मेरा रेशियो आया, यानी कि मनी मल्टीप्लायर आया, इस मनी मल्टीप्लायर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना है यहां पर? राइट, 10 है। तो अगर 1000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 10,000 आ जाएगी। तो मनी क्रिएशन यहां पर कितना हुआ बेटा? 10 गुना हुआ, 10,000 रुपए का हुआ, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेंट्रल बैंक का, और सेंट्रल बैंक का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल बैंक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंट्रल बैंक से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। मनी के अंदर हम लोगों ने क्या समझा? अपना बैंकिंग के अंदर सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में हमने जाना, राइट। मनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मनी से रिलेटेड अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देख लो। उसके बाद हम लोगों ने कमर्शियल बैंक्स के बारे में समझा कि कमर्शियल बैंक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो अगर मैं कमर्शियल बैंक्स की बात करता हूं तो कमर्शियल बैंक्स जनरली क्या करते हैं? पैसे को लेते हैं किससे? हाउस होल्ड से, और उसको क्या करते हैं? आगे इशू कर देते हैं। इशू करके क्या करते हैं बेटा? वो और ज्यादा फंड्स को जनरेट करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जाना, राइट। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी मनी मल्टीप्लायर के फॉर्म में कि मनी मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या है। तो मनी मल्टीप्लायर के अंदर हम लोगों ने ये जाना कि सर मनी मल्टीप्लायर बेसिकली हमें निकालना पड़ता है ये जानने के लिए कि कितना मनी सप्लाई जो है वो बैंकिंग सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तीसरी चीज हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि जब हम कमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स आएंगे उस डिपॉजिट का कई गुना उनके द्वारा जनरेट किया जाता है, या फिर मनी जो है वो क्रिएट किया जाता है। मैनी टाइम्स जो है मनी क्रिएशंस उनके द्वारा देखी जाती है या फिर की जाती है, राइट। सो
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, जो आप लोगों ने जरूर समझा होगा बहुत अच्छी तरह से। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कॉमर्स अड्डा 247 को के चैनल को, ताकि आप और ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में चीजों को समझ सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक्स के बारे में कि सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।